सम ऑफ सब अरे मिनिमम्स लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। मोनोटोनिक स्टैक, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन से आपको वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को देखे रखिए एक इंटीजर्स अरे ए आर आर और अपन को निकालना है सम ऑफ मिनिमम बी। अब मिनिमम इनने एक नया फंक्शन बना रखा है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लेट्स से कि ये पर्टिकुलर अरे है अपनी, है ना, ये पर्टिकुलर अरे है अपनी। इसके बहुत सारे अपने सब अरेज या सब सीक्वेंसेस बन सकती है। बट अपन को इस क्वेश्चन में ध्यान देना है अपन को सब अरेज पे। सब अरेज अगर आपको नहीं पता है तो सब अरे कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ अरे होता है। सब अरे कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ अरे होता है। जैसे इसके अंदर सब अरेज है, एक हो जाएगी 3 कंटिन्यूस पार्ट है, एक हो गई 1 ये भी कंटिन्यूस है, 2 4 एक है 3 1। तो यहाँ पे 3 1 भी कंटिन्यूस पार्ट है, 1 2 भी एक कंटिन्यूस पार्ट है, 2 4 भी है, 3 1 2 भी है, 1 2 3 भी है, सॉरी 1 2 4 भी है एंड 3 1 2 4 भी है। अब ये जितनी भी सब अरेज है अपन को ये सारी निकालनी है। ऑल्सो अपन को क्या करना है, जैसे लेट्स से ये 3 1 2 4 एक सब अरे। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनिमम एलिमेंट क्या है? वो है 1। तो इस पर्टिकुलर सब अरे को मुझे सिर्फ 1 कंसिडर करना है। और जैसे लेट्स से दूसरी सब अरे 1 2 4, तो इस पर्टिकुलर सब अरे के अंदर भी सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो मुझे इसको 1 कंसिडर करना है। ऐसे मुझे सारी सब अरेज के अंदर जो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उनको कंसिडर करना है और सबको टोटल को ऐड कर देना है और मुझे वो सम ला के देना है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले सब अरे के अंदर जो अपना सबसे छोटा एलिमेंट है वो 3 1 2 4 है ना, 3 1 2 4। इसके अंदर 1 1, इसके अंदर आ जाएगा 2, फिर अब बाकी सारों में 1 1 1 है। अब मैं अगर इन सब का सम निकालूंगा तो वो होगा 17। सिमिलरली जो अपन को नीचे एक और अरे दे के रखी है उसके अंदर भी इन्हें यही करके रखा है। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से सोचें तो ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि यार सारी की सारी सब अरेज निकाल लो और तो और उन सब अरेज का अपन निकाल लेंगे मिनिमम एलिमेंट। बट इसमें एक दिक्कत है, सारी सब अरेज निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? सारी की सारी सब अरेज निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 टू द पावर n। इस क्वेश्चन में n क्या है? n है नंबर लेंथ ऑफ द वेक्टर ए आर आर और लेंथ ऑफ द अरे ए आर आर। तो लेंथ क्या देके रखी है अपन को? मैक्सिमम हो सकती है 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसका मतलब है कि अगर अपन ये सोच रहे हैं गलती से भी कि अपन को सारी की सारी सब अरेज निकाल लेनी चाहिए तो अपन अपने आंसर से बहुत दूर है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बहुत बड़ा वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा अपना। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली बहुत जल्दी ही आ जाएगी। तो अपन अपने फाइनल सोल्यूशन से बहुत दूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेट्स से ये अगर मैं ये करता तो रिकर्शन से करता मैं, तो उस रिकर्शन को डीटीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाता मैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में गैप बहुत ज़्यादा है। अपन को जितना चाहिए और जितना आ रहा है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। और इसमें अपन को कोई डायरेक्ट डीपी का सोल्यूशन दिख भी नहीं रहा है ना, अपन सिर्फ अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको अपन किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एक चीज़ें अपन को समझ आ गई है कि ना इसको डीपी से कर सकते हैं, रिकर्शन से करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है इसका सोल्यूशन। ऑल्सो बट अपन को एक हिंट अपन ने क्वेश्चन में ही दे के रखी है, वो है कि अपन को निकालना है मिनिमम। वो है कि अपन को निकालना है मिनिमम, है ना। जैसे कि मिनिमम ऑफ बी, इसके अंदर मिनिमम था 1। ठीक है, बढ़िया चीज़ है ये तो। अब अपन एक चीज़ समझते हैं, इस टेस्ट के इसको अपन करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं अपन पेस्ट। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि अपन इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। हाँ, आई गेस अब अच्छे से विजिबल है। तो द थिंग इज दैट कि ना लेट्स से इसके अंदर ये जो 3 है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट 3 है, वे अपन सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये किस किस सब अरेज का पार्ट होगा? ये एक इस सब अरे का पार्ट होगा जिसकी लेंथ है 1, एक इस सब अरे का पार्ट होगा, एक इस सब अरे का पार्ट होगा, एक इस सब अरे का पार्ट होगा और एक इस सब अरे का पार्ट होगा, है ना। इन सारी की सारी सब अरेज में ये जो 3 है ना, ये मिनिमम ही है। इन सब सब अरेज में 3 मिनिमम ही है। और सब जितनी भी सब अरेज ये बनेगी जो एंड हो रही है 3 से या जिसके अंदर ये 3 इंक्लूड हो रहा है,
वो सारी की सारी सब अरेज के जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो 3 होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे एक चीज़ तो पता है कि मुझे 3 को 1 2 3 4 5 बार ऐड करना है ना? मुझे 3 को 5 बार ऐड करना है। तो 5 टाइम 3 मैं बोल सकता हूँ एक ये वाली चीज़ कि मुझे 3 को 5 बार ऐड करना है। एक चीज़ तो ये अपन को समझ आ गई। मैं बेसिकली किस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ पे ये 43 भी है ना? 3 को भी हटा दो, आप समझते हैं अपन 43 से। ये 43 भी है। 43 ऐसी कौन कौन सी सब अरेज में आ सकता है जहाँ पे अपना सॉल्यूशन ही 43 होगा? मतलब कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए कि इस ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये कितनी सब अरेज में मुझे सॉल्यूशन ला के देगा, है ना? ये कितनी सब अरेज में मुझे सॉल्यूशन ला के देता है और मैं बस उसको ही ऐड कर दूँ, उसको ही ऐड करते जाऊँ, उसको ही ऐड करते जाऊँ, है ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि ना जो 11 है वो एक्स सब अरेज में मिनिमम आएगा, एक्स सब अरेज में मिनिमम आएगा। जो 81 है वो वाई सब अरेज में मिनिमम आएगा। जो 94 है वो जेड में, जो 43 है वो ए में और जो 3 है वो बी में। मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी इतनी सब अरेज में अगर ये एलिमेंट मिनिमम आ रहे हैं और अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, है ना, इनको ऐड कर दूंगा, है ना, इन सबको ऐड कर दूंगा, तो जो सम आएगा ना वो होगा टोटल नंबर ऑफ सब अरेज, टोटल नंबर ऑफ सब अरेज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को समझने के लिए कि अगर मैं बस यही निकालता चलूँ कि 11 कितनी सब अरेज का पार्ट है ना? लेट्स से 11 एक्स सब अरेज का पार्ट है ना? 11 एक्स सब अरेज का पार्ट है और लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू इस केस में तो हो रही होगी आई गेस 1 2 3 4 हो रही है ना? तो 11 हो सकता है एक 11 11 कॉमा 81 11 81 94 11 81 94 43 इन सब अरेज का पार्ट है 11। तो इन सब से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 11 और मुझे 11 को 4 बार ऐड करना है, मतलब कि मेरा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स 11, है ना? ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर 11 एक्स सब अरेज का पार्ट है और उन एक्स सब अरेज में 11 मिनिमम है, उन एक्स सब अरेज में मतलब एक्स क्या है? एक्स बस एक वैल्यू है जो कि है इन विच टोटल नंबर ऑफ सब अरेज, एक्स इज टोटल नंबर ऑफ सब अरेज इन विच 11 इज मिनिमम, 11 इज द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है? तो 11 कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 11 कंट्रीब्यूट करेगा 11 इंटू एक्स टाइम अपने टोटल आंसर में, है ना? और वो क्यों? अभी अपन ने देख लिया। सिमिलरली 18 कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 81 इंटू वाई, है ना? ऐसे एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन ऐसे। ऑल्सो अपन ने एक और चीज़ समझ ली कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी होगा टोटल नंबर ऑफ सब अरेज। तो इसका मतलब है कि अपन को कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैंने टोटल नंबर ऑफ सब अरेज कवर करी है या नहीं करी है, ये चीज़ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं काफ़ी मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? ताकि अपन बस एक कंक्लूजन तक पहुँच पाए कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अपन को कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है कि अगर आपके मन में काउंटर क्वेश्चन आए कल को जब मैं सोल्यूशन समझाऊँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे ये वैसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन पहले एक बेस बिल्ड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं तभी अपन उस पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुँच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी सोल्यूशन जानना ज़रूरी नहीं होता है, मेन चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है कि सोल्यूशन तक अपन कैसे पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सोच को समझो कि मैं इस सोल्यूशन तक कैसे पहुँचा था या कोई और इस सोल्यूशन तक कैसे पहुँचा था। तो वो थी ये सारे ऑब्जर्वेशंस देखने के बाद एक इंसान एक सोल्यूशन तक पहुँचा है। तो सोल्यूशन से ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हो गई जो अभी तक अपन ने देखी है। अब अपन कैसे निकालेंगे कि 11 कितनी सब अरेज का पार्ट है, 11 कितनी सब अरेज का पार्ट है जो जिसमें 11 मिनिमम है। अपन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो कैसे निकलेगी कि ना अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ होती, वो वैल्यूज़ क्या होती? लेट्स से अगर ये होती 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग है ना, इसकी 4 इंडेक्सिंग है। अगर मेरे को मिल जाता कि 11 के बाद में सबसे मिनिमम एलिमेंट मुझे कब मिलेगा? वो मुझे मिलेगा 4th पे, है ना? और अगर मुझे मिल जाता कि 11 के पहले मुझे सबसे छोटा एलिमेंट कब मिलेगा? लेट्स से वो मिलेगा मुझे -1 पे, है ना? अगर मुझे बाद वाला, है ना, लेट्स से आफ्टर वाला एंड लेट्स से मुझे बिफोर वाला एलिमेंट मिल जाता जो 11 से छोटा है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि 11 कितनी सब अरेज का पार्ट होगा, है ना? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि लेट्स से 11 की जगह अपन अभी एग्जांपल लेते हैं कोई
दूसरे एलिमेंट का, चलो ठीक है अभी 11 का ही अपन एग्जांपल लेते हैं, या लेट्स से किसी और का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं हूँ इंडेक्स नंबर 5 पे खड़ा, है ना, इंडेक्स नंबर 5 पे खड़ा, है ना, और यहाँ पे था इंडेक्स नंबर 2 और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7, है ना। जो इंडेक्स नंबर 7 पे वैल्यू है वो 5 से छोटी है, ठीक है, तो वैल्यू एट दिस इज लेस देन 5, वैल्यू एट 2 इज ऑल्सो लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक सब अरेज बनाएंगे जिसके अंदर एक 5 पार्ट हो सकता है ना। अगर मैं 5 को सेंटर में रखूँ तो मेरे पास क्या क्या इंडेक्स हो जाएंगे अपन अब समझते हैं, ठीक है। तो 7 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 3, 4, 5 और 6, है ना। और इन सब में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो है 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो। तो टोटल कितनी सब अरेज बनेगी, टोटल सब अरेज बनेगी एक खुद, एक इसके साथ, एक इसके साथ, है ना, ये सब अरेज बन सकती है अपनी। या तो फिर अपन ऐसे समझे कि एक 3 ना एक 5 के साथ बनाएगा, एक 3 6 के साथ बनाएगा, एक 4 5 के साथ बनाएगा, 4 6 के साथ बनाएगा, सिमिलरली 5 खुद के साथ बनाएगा और 5 6 के साथ बनाएगा। तो कितनी सब अरेज बन रही है अपनी, सबसे पहले 3 ने कितनी सब अरेज बनाई है, 1 2, 3 ने बनाई है टोटल 2 सब अरेज। 4 ने कितनी बनाई है, 1 2, 4 ने बनाई 2 सब अरेज। 5 ने कितनी सब अरेज बनाई है, एक खुद के साथ एक 6 के साथ, तो टोटल 2 सब अरेज। तो अपनी पास टोटल कितनी सब अरेज बन रही है, 3 टाइम्स 2, और 5 अपने टोटल आंसर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 5 इंटू 3 टाइम्स 2। ये चीज़ समझ आई क्या, ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं एक बार समझाता हूँ कि टोटल सब अरेज बनेगी 6, ये तो अपन ने यहाँ पे गिन लिया है, टोटल सब अरेज बनेगी 6, ये अपन ने यहाँ पे गिन लिया है, मैंने उसको 3 टाइम्स 2 में लिखा है, क्यों, क्योंकि उससे अपन वो एक सोल्यूशन का पार्ट है। ऑल्सो इतनी सब अरेज के अंदर अपना मिनिमम एलिमेंट 5 है, तो मैं 6 बार 5 को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं 6 बार अपने आंसर में 5 को ऐड कर रहा हूँ तो मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2, ये मैं लिख सकता हूँ, ये अपने एक आंसर का पार्ट है, इसको मैं डायरेक्टली मेरे आंसर में ऐड कर सकता हूँ। अब ये 3 इंटू 2 मुझे कैसे मिला, 3 इंटू 2 मुझे ऐसे मिला कि ना, ठीक है, 3 इंटू 2 मुझे ऐसे मिला कि मुझे 5th इंडेक्स पता है, मुझे पता है कि मुझसे जस्ट छोटा एलिमेंट जो मुझसे पहले है वो है 2nd इंडेक्स पे, मुझसे छोटा एलिमेंट मतलब छोटा एलिमेंट जो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट है ना, ये जो 2 है ये प्रीवियस छोटा एलिमेंट है ना। ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट इंडेक्स पे भी छोटा एलिमेंट हो सकता है, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे 2 से मतलब है कि जो क्लोजेस्ट छोटा एलिमेंट है मुझसे जस्ट पहले वो है 2nd इंडेक्स पे, और क्लोजेस्ट छोटा एलिमेंट जो है मुझसे बाद में वो है 7th पे। अगर मैं 5 माइनस 7 करता हूँ, है ना, मैं अगर 5 माइनस 7 करता हूँ तो ये आ जाएगी लेंथ 2, अगर मैं 5 माइनस 2 करता हूँ तो ये आ जाएगी लेंथ 3, और 5 टोटल कितनी सब अरेज का पार्ट है, 5 है टोटल ऑफ 3 टाइम्स 2 सब अरेज का पार्ट, और उन सब के अंदर 5 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 टाइम्स 2 सब अरे में 5 कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 टाइम्स, है ना, मतलब उन सब की वैल्यूज में अपन को 5 को ऐड करना है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल रही है। अब मैं कैसे निकालूं कि यार 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट मुझे 2nd इंडेक्स में मिलेगा, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट मुझे 7th इंडेक्स में मिलेगा। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं मोनोटोनिक क्यू, मोनोटोनिक क्यू यूज़ करते हैं अपन। अब मोनोटोनिक क्यू को अपन समझते हैं कि मोनोटोनिक क्यू क्या होती है और उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मोनोटोनिक क्यू के अंदर भी 2 टाइप की क्यू होगी, एक सॉरी मोनोटोनिक स्टैक, माय बैड, मोनोटोनिक स्टैक होगा, और मोनोटोनिक स्टैक के अंदर भी 2 स्टैक्स होते हैं, एक है मिनिमम स्टैक और एक है मैक्सिमम स्टैक। अपन दोनों को समझेंगे। तो मिनिमम स्टैक में अपन बेसिकली अभी करंटली ये निकालना चाहते हैं कि मुझसे जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट था जो मिनिमम है, ऑल्सो मुझे ये निकालना है मुझसे जस्ट बाद में कौन सा एलिमेंट है जो मिनिमम है। अपन को ये चीज़ें निकालनी है, और अगर अपन उनको 2 डिफरेंट अरेज में स्टोर करके रख सके, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को अपन अभी के लिए ड्राई रन करके समझते बिना मोनोटोनिक स्टैक के, बिना कोड के, बिना किसी चीज़ के, बस ये चेक करने के लिए जो अपनी थ्योरी है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं ना, एक काम करते हैं, अपन एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, अभी के लिए बस अपन इससे समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ये इंडेक्स 0 1 2 एंड 3, इससे जस्ट छोटा एलिमेंट लेट्स से कि -1 पे, पहले इससे पहले जस्ट छोटा एलिमेंट -1 पे, 1 से भी छोटा एलिमेंट -1 पे, पहले की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि
1 से पहले सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, मैं कह रहा हूँ -1 पे मिलेगा। 2 से छोटा एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स पे। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे मिलेगा सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, ऑल्सो मुझे 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, इसके आगे वो मुझे मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स पे। 1 से जस्ट छोटा एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, है ना, मिलेगा ही नहीं, मतलब ये सबके सब पार्ट होंगे। अगर सबके सब पार्ट होंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 4। क्यों लिख रहा हूँ उसका रीज़न मैं समझाऊंगा। 2 से जस्ट छोटा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो लिख देता हूँ 4। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो लिख देता हूँ 4। ठीक है, तो ऊपर वाली अरे में जो मैंने चीज़ें स्टोर कर रखी है वो है एलिमेंट जो मुझसे छोटा है क्लोजेस्टली, जो मुझसे छोटा है मुझसे पहले, ये सब मैंने ऊपर वाली अरे में लिख रखा है। नीचे वाली अरे में लिख रखा है मेरे बाद में जो सबसे पहला एलिमेंट जो छोटा होगा मुझसे वो कहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने दोनों की दोनों अरेज में वैल्यू करके रखी है स्टोर, उनके इंडेक्स करके रखे है स्टोर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अभी अपन ने देखा था, अपन ने जब सबट्रैक्ट किया था अपन ने देखा था अपन को क्या करना है ना, कि अपन को इससे अगर निकालनी है लेंथ तो अपन क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी आ रही है, -1 से लेकर 3 के बीच में कितनी लेंथ आ रही है, टाइम्स 3 से लेकर इसके बीच में कितनी लेंथ आ रही है, ये दोनों लेंथ है 1, तो 3 टोटल एक सब अरे में कंट्रीब्यूट करेगा और वो अपन को दिख भी रहा है, वो है खुद 3, है ना, 3 टोटल एक ही सब अरे में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली क्या किया, 0 माइनस -1 ये होता है 1, टाइम्स 0 - 1 ये भी होता है 1, अपन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे, टाइम्स 3, तो 3 टोटल ना अपने आंसर में 3 ही कंट्रीब्यूट करेगा। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। अपन इस पे आ गए, 1 माइनस -1 तो ये होता है 2, है ना, 1 माइनस -1 ये होता है 2, 2 टाइम्स 1 - 4। अब मैंने क्या बोला, ये लेंथ तो है 2, ये लेंथ तो हो गई है 2, है ना। अब आगे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 माइनस द इंडेक्स फर्स्ट, 4 माइनस इंडेक्स फर्स्ट कितना होता है 3, तो ये लेंथ 3 अपन को दिख भी रही है, बट अपन उसको प्रोग्रामेटिकली निकाल भी पा रहे हैं, है ना। अपन ने क्या किया, 4 - 1 किया तो अपन को ये 3 लेंथ मिल गई है। जब अपन ने 1 माइनस -1 किया है तो अपन को ये 2 लेंथ मिल गई है, मतलब कि ये 2 लेंथ और ये 3 लेंथ, ये दोनों की दोनों अपन को मिल गई है। ठीक है, मतलब इन सारी सब अरेज के अंदर जो 1 है वो होगा मिनिमम, इन सारी सब अरेज के अंदर 1 होगा मिनिमम। ठीक है, तो 1 बेसिकली इन सारी सब अरेज का पार्ट होगा और उनके अंदर 1 मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गई 2 टाइम्स 3 इंटू 1, मतलब 1 इतना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये अपन को आंसर ला के देगा 6। ठीक है, सिमिलरली 2 कितनी सब अरेज का पार्ट है जिसके अंदर 2 मिनिमम है, तो अपन ने क्या किया, 2 - 1 1, मतलब एक लेंथ तो लेफ्ट की तरफ, अब राइट की तरफ कितनी लेंथ, राइट की तरफ 2 लेंथ, वो कैसे निकली, 4 - 2 तो 2 निकल गई है, तो बेसिकली 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 कितना है, मतलब वैल्यू कितनी है अपनी 2, तो इस आंसर में अपना टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4। आई गेस तो सही कर रहे हैं अपन, आंसर के आगे तो नहीं जा रहे, नहीं, ऑलराइट। ठीक है, 4 कितनी सब अरेज में मिनिमम होगा, है ना, 3 - 2 ये हो गया 1, है ना, 3 - 4 ये भी हो गया 1, 1 टाइम्स 1 माइनस इंटू 4, 1 टाइम्स 1 इंटू 4 ये हो गया 4। अगर अपन इन सब का सम निकालें तो 6 + 4 होता है 10, 10 + 4 होता है 14 और 14 + 3 होता है 17, तो अपना आंसर आ रहा है 17, अपन ने चेक कर लिया है और यहाँ पे भी अपना आंसर आ रहा है 17। तो ये तो हो गई क्वेश्चन एनालिसिस। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को समझना है कि अपन ये चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। आंसर तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, बट अपन को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है निकालने के लिए, है ना, जो एक मेन प्रोसेस है वो है ये दोनों अरेज को निकालना, ये दोनों अरेज को निकालना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने लिए। बाकी सारा काम तो बहुत ईजी है, ये सिर्फ एक इटरेशन में अपन ने सारे सोल्यूशन निकाल लिए हैं, बट ये दोनों अरेज को अपन कैसे निकाले, ऑल्सो अपन को ये दोनों अरेज को निकालना है बिग ऑफ एन में या एन लॉग एन में, क्योंकि अपन को दे रखा है अपना लेंथ 3 × 10⁴, तो अपन एन या एन लॉग एन में अपन को अपना सोल्यूशन निकालना है, ये दोनों अरेज को निकालना है अपन को, और किससे निकाल सकते हैं वो अब अपन समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोनोटोनिक स्टैक, कि अपन इस क्वेश्चन को मोनोटोनिक स्टैक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस अरे के लिए करेंगे सॉल्व, और अपन समझते हैं मोनोटोनिक स्टैक होता क्या है। ठीक है, मोनोटोनिक स्टैक बस एक नाम है, अगर आप उससे काफ़ी डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम देख के रखा है उन्होंने मोनोटोनिक स्टैक, लाइक
उसमें कुछ इतना खास होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अपन समझते हैं अब मोनोटोनिक स्टैक को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो ना अपना सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे पहले अपना अपन सबसे छोटा एलिमेंट हमेशा या नेगेटिव -1 इंडेक्स पे ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से मैं -1 इंडेक्स में सबसे छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, और तो और अगर मैं इंडेक्स 3 पे खड़े होकर देख रहा हूँ कि मुझसे छोटा एलिमेंट कहाँ है और उसको मिलता है -1 पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा 3 -1, तो ये कितना हो जाता है 4। तो बेसिकली मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होता है 4 और वो लेंथ भी है 1 0 1 2 3, ये लेंथ होती है 4। तो ये लेंथ मुझे 4 तभी मिलेगी अगर मैं 3 में -1 को डिडक्ट कर दूंगा तो मुझे लेंथ 4 मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमेशा जब भी मैं सबसे पहला एलिमेंट देखूंगा, सबसे पहला एलिमेंट देखूंगा वो होगा -1 इंडेक्स पे, उसका इंडेक्स होगा -1। ऑल्सो अपन चाहते हैं कि वो चीज़ करने के लिए अपन उसको सबसे छोटी वैल्यू दे देते, छोटी वैल्यू असाइन कर देते -1 पे, है ना। -1 एक हाइपोथेटिकल इंडेक्स है, ऐसा इंडेक्स को एग्जिस्ट करता नहीं है, बट अपन को लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इस अरे के अंदर 3 सबसे छोटा है। अब 3 से छोटा एलिमेंट तो कुछ है नहीं, बट मुझे ये लेंथ निकालने के लिए 4 -1 करना पड़ेगा, जो कि लेंथ हो जाएगी 5। उसके लिए क्या, मैं 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। या तो मैं यहाँ पे -∞ रख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे -1 रख सकता हूँ। मैं -1 क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि अपने अरे की वैल्यू होगी ही शुरू 1 से। मैं चाहूँ तो -1 भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 0 भी रख सकता हूँ 0th इंडेक्स पे, है ना। बट फॉर नाउ लेट्स से कि ना 0th इंडेक्स पे अपन रख देते हैं -1 को। तो अपन क्या क्या रख रहे हैं, अपन रख लेते हैं लेट्स से एक इंडेक्स, और तो और अपन रख लेते हैं उसकी वैल्यू, उस इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं अपने पास। ऑलराइट, मैं आया 11th पे। अब मुझे अगर 11th पे पता करना है कि मुझसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो मैं अगर डायरेक्टली देख लूँ, मैं एक स्टैक मेंटेन करके रखता हूँ, है ना। और अगर मैं इस स्टैक के अंदर डायरेक्टली देख लूँ कि अभी मुझे सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है, तो वो मुझे मिल रही है -1, वो है -1 इंडेक्स पे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली -1 स्टोर कर दूंगा। अब इसके बाद में मैं 11,0 को इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं 11,0 को डाल देता हूँ। मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि अब अगर मैं 81 पे खड़ा हूँ तो 81 से जस्ट छोटी वैल्यू मुझे 11 मिलेगी, ना कि -1। दैट्स वाई मैंने 11,0 को इस स्टैक में डाल दिया है। अब 81 पे खड़े होकर मैं देख रहा हूँ कि उससे छोटी वैल्यू मेरे पास स्टैक में अवेलेबल है एट द टॉप, और उसका इंडेक्स है 0। तो इसका 0 मैंने यहाँ पे कर लिया है स्टोर, है ना। इसका 0 मैंने यहाँ पे कर लिया है स्टोर। ओके, अब मैंने क्या किया, 81,1 को भी मैंने डाल दिया है मेरे स्टैक में। 81,1 को भी मैंने मेरे स्टैक में डाल दिया है। ठीक है, मैं जैसे 94 पे आया, 94 से जस्ट छोटी वैल्यू 81 है, मेरे को यहाँ दिख रही है स्टैक में टॉप पे, जो सबसे टॉप पे वैल्यू है वो 81 है और मुझसे छोटी है। इसका मतलब है कि 94 से जस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू मुझे 81 मिलेगी एट द इंडेक्स 1। मैं उसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ अपनी, जो एक अपन अरे बनाएंगे, प्रीवियस करके एक अरे बना लेंगे जिसके अंदर क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट जस्ट बिफोर द करंट एलिमेंट, वो अपन स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब मैंने क्या किया, 94,2 को भी मैंने स्टैक में डाल दिया। जैसे ही मैं 43 पे आया, 43 पे मैं देखता हूँ कि ये एलिमेंट 43 से छोटा नहीं है, मैं कर दूंगा इसको पॉप, इसको मैं कर दूंगा पॉप। सिमिलरली 81 भी 43 से छोटा नहीं है, मैंने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया पॉप। बट 11 जो है वो 43 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 0th इंडेक्स को यहाँ पे डाल दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने ये पता लगा लिया कि 0th इंडेक्स पे मुझसे छोटा एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे मुझसे छोटा एलिमेंट है। और अब अगर मैं 43,3 को डाल रहा हूँ तो इट इज़ फाइन। मैंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को हटा दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि लेट्स से फ्यूचर में अगर मेरे को लेट्स से एक वैल्यू मिलती 80 मिलती है ना, लेट्स से फ्यूचर में कभी कोई वैल्यू मिलती 80, तो उससे जस्ट छोटा एलिमेंट या तो 3 मिलता है या 43 मिलता है। तो क्लोजेस्टली इन तीनों में सबसे छोटा एलिमेंट 43 है ना। मुझे छोटा एलिमेंट चाहिए, मुझे बड़े एलिमेंट से मतलब ही नहीं है। अगर मुझे इन दो बड़े एलिमेंट्स के बाद में एक छोटा एलिमेंट मिल गया है तो आगे फ्यूचर में वो इन दो पे कभी जाएगा ही नहीं, वो छोटे एलिमेंट भी रुक जाएगा। लाइक समझ आया आपको? ठीक है, मैं बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 94 है, 43 है एंड फ्यूचर में 80 है ना। 80 भी नहीं, लेट्स से 100 है, 100 से छोटा एलिमेंट है 94। बट अगर मैंने 94 को मेरे स्टैक से हटा दिया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 100 से छोटा एलिमेंट मुझे 43 पहले ही मिल जाएगा।
सिमिलरली इस केस में भी मुझे 43 पहले ही मिल जाएगा, इसलिए अगर मैं 93 और 81 को मैंने स्टैक से हटा भी दिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। दैट्स वाई मैं उनको पॉप करते जा रहा हूँ और उनकी वैल्यू मुझे कहीं स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि छोटा एलिमेंट 43 मुझे पहले ही मिल गया है ना। मैंने इसको स्टैक में डाला ही इसलिए और इनको पॉप ही इसलिए किया है क्योंकि 43 छोटा है। ऑलराइट, ये चीज़ कर दी। अब बढ़ते अपन आगे। 3 से छोटा एलिमेंट का है। 3 से छोटा एलिमेंट ना 43, 3 होगा, ना 11, 0 होगा, बट -1, -1 हो सकता है। मतलब बेसिकली -1 जस्ट छोटा एलिमेंट होगा 3 से, और वो कौन से इंडेक्स पे, -1 पे। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिए सारे के सारे इंडेक्स, और ये अपन ने काम किया है मोनोटोनिक स्टैक से। जैसे अभी अपन ने किया, ये होता है मोनोटोनिक स्टैक। ये देखो कितना सिंपल है, भले से नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब अपन निकाल लेते हैं लेंथ, है ना। लेंथ भी अपन निकाल के क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 3 से पहले मैंने क्या लिखा है, -1। तो अगर मैं 4 माइनस -1 करूँगा तो ये आ जाएगा 5। बेसिकली 4 माइनस ऑफ -1 करूँगा तो ये आ जाएगा 5, और ये लेंथ भी हो रही है 5, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 3 - 0, ये होता है 3, और ये लेंथ भी हो रही है 3, ये लेंथ भी हो रही है 3। अपन क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं। ऑल राइट, चलो ये दो चीज़ें कर ली अपन ने। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आते हैं 94 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 1 - 2, ये होता है 1, ये होता है 1। इसका मतलब है कि ये खुद में ही खुद सबसे छोटा एलिमेंट है। अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके पहले एलिमेंट में 94 से, सॉरी, 2 - 1, 1, हाँ हाँ ठीक है। तो एक सिंगल अरे के अंदर यही सबसे छोटा एलिमेंट है ना। अगर मैं 81 को इंक्लूड कर दूंगा तो 81 सबसे छोटा बन जाएगा। दैट्स वाई इसकी लेंथ 1 ही होगी, है ना। इसके लिए भी अपन ने चेक कर लिया कि ये वैल्यू सही है। अब यहाँ पे क्या किया है अपन ने, 1 - 0, इसकी लेंथ भी 1 ही होगी, है ना, क्योंकि इसके जस्ट पहले 11 है, तो वो तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। 11 में 0 - 1, तो ये होती है 1, है ना, तो इसके जस्ट पहले भी यही है। ठीक है, अभी अपन ने क्या काम किया, अपन ने पहले वाले इंडेक्सेस निकाल लिए, अब अपन को बाद वाले इंडेक्स निकालना है। अब अपन बाद वाले इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, अब अपन वो पता करते हैं। अब ना अपन इनके बाद में, इनके जस्ट बाद में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है वो निकालने से पहले अपन इतने को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अपन को और ईजी हो जाए समझने में। तो सबसे पहले तो ना अपन ने अभी तक क्या काम किया है, अपन ने एक अरे बनाई है, वेक्टर ऑफ इंट, है ना, और उसको अपन नाम दे देते हैं बिफोर। ठीक है, बिफोर नाम दे देते हैं। इसको अपन साइज देंगे n, और अब n कहाँ से आया, n आएगा अपना int n इक्वल्स टू ARR.size, यहाँ से आ जाएगा अपना int n। ठीक है, अब अपन को करना है, अपन को एक स्टैक बनाना है, और वो स्टैक के अंदर बेसिकली दो वैल्यू होगी। तो अपन स्टैक ऑफ पेयर बना लेते हैं int, int। ठीक है, स्टैक ऑफ पेयर int, int s नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने स्टैक क्यों बनाया, बेसिकली अपन इस स्टैक के अंदर दो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। सबसे पहली तो होगी वैल्यू इटसेल्फ, और सेकंड अपन ले लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें अपन स्टोर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टैक में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपन स्टोर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टैक में, कि वैल्यू क्या है और वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है वो, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना। अपन को सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास उसका इंडेक्स होना भी जरूरी है, इसलिए अपन ने दोनों की दोनों चीज़ें एक ही जगह स्टोर कर ली है। ऑलराइट, ये चीज़ अपन ने कर ली। अब अपन बढ़ते हैं लूप की ओर। तो अपन चलाएंगे, सबसे पहले तो अपन को एक -1, -1 पुश करना है, क्योंकि बेस केस बनाने के लिए, कि लेट्स से इस केस के अंदर जो 3 था, 3 को -1 मिली, है ना, ताकि वो लेंथ उसको 5 मिल सके, दैट्स वाई, है ना। तो इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, एक सबसे छोटा एलिमेंट -1 ले लिया। अपन चाहे तो उसको 0 भी ले सकते हैं। तो वी कैन पुश, आई गेस स्टैक डॉट पुश होता है। अपन चाहे तो देख सकते हैं स्टैक CPP रेफरेंस, है ना, लाइक, है ना, क्या होता है कि पुश ऑपरेशन ही होता है। ऑलराइट, तो पुश ऑपरेशन ही होता है। ऑलराइट, ठीक है, स्टैक डॉट पुश, अपन को पुश करनी है एक पेयर। यहाँ पे अपन डायरेक्टली बना लेंगे एक पेयर, -1, -1 अपन ने बना लिया एक पेयर, उसको कर दिया अपन ने पुश, दैट्स इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, अब अपन को करना है, अपन को एक लूप चलानी है ARR के अंदर। तो
तो अपन एक लूप चलाते हैं ARR के अंदर. सो फॉर इंट आई, या लेट्स से अपन एक रेंज बेस्ड लूप चलाते हैं फॉर ऑटो आई इन ARR. अब अपन को क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर अपन को चेक करना है कि अभी जैसे अपन इसके अंदर देख रहे थे कि जो स्टैक की टॉप वैल्यू है, अगर स्टैक की टॉप वैल्यू जो है वो छोटी है कि नहीं है. अगर छोटी नहीं है तो अपन क्या चाहते हैं, अपन उसको पॉप करना चाहते हैं, है ना. तो अपन बेसिकली एक वाइल लूप चला देते हैं, वाइल s डॉट टॉप. यहाँ पे अपन जाके देखेंगे तो अपन को टॉप से ही मिलता है. टॉप करके एक फंक्शन होता है, उससे अपन को टॉप मोस्ट एलिमेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो वाइल s डॉट टॉप डॉट फर्स्ट. तो s डॉट टॉप एक फंक्शन है, इससे अपन को मिलेगा फर्स्ट. s डॉट टॉप, एक सेकेंड यहाँ पे अपन ट्राई कर ले कि सी आउट s डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, यही होता है ना, रिटर्न 0, है ना. आई गेस यही होता है. फंक्शन चेनिंग, ओके. स्टैक डॉट पुश -1,1 कैन नॉट यूज द डॉट ऑपरेंट. और मैंने गलती से स्टैक लिख दिया, ये होना चाहिए s. अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने ये स्टेटमेंट जो लिखा है गलत तो नहीं है कहीं. नहीं है गलत, -1 आ रहा है, एग्जैक्टली सही है. ठीक है, कभी कभार क्या होता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं सिंपली बस रन करके चेक कर लेता हूँ, है ना. हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है अपन को भी. ठीक है, तो s डॉट टॉप डॉट फर्स्ट पे अपन को मिलेगी वैल्यू. तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक वेरिएबल तो नहीं बना सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फर्स्ट. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ना s डॉट टॉप डॉट फर्स्ट जो है ये है एक वैल्यू, और ये वैल्यू है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, ये है वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. अब मैं क्या देखना चाहता हूँ कि जब तक ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, while this value is greater than I, so basically this is the current number, let's say this is current number. जब तक ये वाली वैल्यू है बड़ी करंट नंबर से, जब तक मैं चाहता हूँ कि s डॉट पॉप करते जाऊँ मैं, है ना. तो इसके अंदर मैं जाता हूँ और s डॉट पॉप कर देता हूँ. ठीक है, अगर वो केस नहीं है, अगर वो वाली वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है कि मुझे जस्ट छोटी वैल्यू मिल गई है, मुझसे पहले जस्ट छोटी वैल्यू मिल गई है ना. वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जस्ट एक छोटी वैल्यू मिल गई है. अपन को एक और चीज़ देखनी है कि क्या इक्वल्स टू वाले केस में अपन को क्या करना है. तो आई गेस इक्वल्स टू वाले केस में भी अपन कर देते हैं पॉप ही, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में भी कर देते हैं अपन पॉप, है ना. अपन को जस्ट छोटी वाली वैल्यू चाहिए, तो हाँ इक्वल्स टू वाले केस में भी अपन को पॉप कर देना चाहिए, लाइक इट डजेंट मैटर. ठीक है, ऑल राइट. तो इक्वल्स टू वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पे अगर 3 होता है ना, लेट्स से एक अरे होती है, उसके अंदर वैल्यू होती है 3, तो मैं यहाँ पे एक -1 बना लेता. ये 0th इंडेक्स होता है, फर्स्ट इंडेक्स होता. मैंने जब 0,3 को डाला है मैंने मेरे स्टैक के अंदर, और यहाँ पे होता -1 अपने स्टैक में, तब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस 0,3 नहीं, ये होता 3,0. अपन ने लिया है वैल्यू और इंडेक्स. यहाँ पे अपन ने उल्टा काम कर दिया है, वैल्यू और इंडेक्स लिया है. ऑलरेडी इसको अपन चेंज कर देते हैं, इंडेक्स और वैल्यू कर देते हैं. बट आई गेस वैल्यू और इंडेक्स से ज़्यादा सेंसिबल रहेगा, फर्स्ट वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना. तो अपन ने इसको चेंज कर दिया है, अपन ने इसको कर दिया है वैल्यू और इंडेक्स. ठीक है, वैल्यू और इंडेक्स अपन ने स्टोर करके रखी है. ठीक है, अपन को क्या करना है, जब वैल्यू इक्वल भी आए, जैसे अब मुझे 3 आया है, तो 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट 3 नहीं होता है, तो मुझे इसको पॉप करना है ना. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि s डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, अगर सेम एलिमेंट भी आ गया, इक्वल एलिमेंट भी आ गया, या ग्रेटर एलिमेंट भी आ गया, तो मुझे पॉप करना है. क्यों? क्योंकि मुझसे जस्ट छोटा एलिमेंट चाहिए, है ना, जो मुझसे पहले मिल सकता है, और जो छोटा एलिमेंट है मुझे मेरा इक्वल ना मुझे मेरा इक्वल चाहिए, ना मुझसे बड़ा एलिमेंट चाहिए. दैट्स ऑल. तो अभी के लिए मैंने पॉप कर दिया है. और अगर मैं ये लूप के बाहर आ गया हूँ, मुझे इसका मतलब है कि मुझसे छोटा एलिमेंट मिल गया है मुझसे पहले, है ना. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन कर देंगे सिंपली एक और चीज़ है, अपन यहाँ पे ऑटो लूप नहीं चला सकते, अपन को रेंज इंटीजर वाला लूप ही चलाना चाहिए. फॉर इंट i = 0 i शुड बी लेस देन n + i. इसके बाद में अपन लिख देंगे इंट करंट नंबर इक्वल्स टू ARR ऑफ i. सिंपल एज दैट. ठीक है, ये मैंने क्यों किया है मैं समझाता हूँ अभी. ठीक है, ये चीज़ कर दी है, इसका मतलब है कि मुझसे जस्ट छोटा एलिमेंट मिल गया है, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर मुझे बिफोर के अंदर उसको स्टोर कर देना चाहिए.
तो बिफोर ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड। अब क्या है, टॉप डॉट सेकेंड के अंदर क्या है, बेसिकली टॉप डॉट सेकेंड के अंदर है अपना इंडेक्स, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है बिफोर के अंदर, बिफोर के अंदर स्टोर कर दिया है। ये करने के बाद मैं उसको मेरे स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, तो एस डॉट पुश। अब मुझे पुश क्या करनी है, वैल्यू और इसका इंडेक्स, तो बेसिकली करंट नंबर कॉमा आई, ये मैंने कर दिया है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन बस अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर ऑटो आई इन बिफोर सी आउट आई स्पेस सी आउट, बस दैट्स इट। ठीक है, रन करके देखते हैं अभी तक कि अपन ने जो बिफोर अरे बनाई है वो सही आ रही है कि गलत आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आ रहा है कि 3 से पहले छोटा एलिमेंट है -1 इंडेक्स पे, एकदम सही बात है। 1 से पहले छोटा एलिमेंट, जो कि 1 से छोटा एलिमेंट है, वो है -1 इंडेक्स पे, एकदम सही बात है। 2 से पहले जो छोटा एलिमेंट मिलेगा वो अपन को मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स पे, वो ही है, ये भी सही बात है। 4 से पहले जो अपन को छोटा एलिमेंट मिलेगा वो अपन को मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे, ये भी सही है। केस 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने आंसर पहले ही निकाल दिया था, -1 0 1 0 -1। यहाँ पे अपना सेम आ रहा है -1 0 1 0 -1, ये चीज़ आ रही है अपनी। ठीक है, इट मीन्स कि अपन ने बिफोर वाली चीज़ तो निकाल ली है, बिफोर वाली चीज़ तो अपन ने निकाल ली है। अब अपन दो एक चीज़ें लिखते हैं अपन समझने के लिए कि मुझे अपन को आफ्टर वाली चीज़ कैसे मिल सकती है। सबसे पहले मैं इस कंडीशन के अंदर कब घुसूंगा, इस वाइल लूप के अंदर मैं कब घुस रहा हूँ। इस वाइल लूप के अंदर मैं तब घुस रहा हूँ जब मेरा टॉप एलिमेंट बड़ा है करंट एलिमेंट से, ठीक है ना। व्हेन टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, ठीक है, व्हेन टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, मैं तब घुस रहा हूँ। ठीक है, इसका एक और मतलब हो सकता है कि करंट एलिमेंट इज लेस देन टॉप एलिमेंट। इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेरा करंट एलिमेंट है ना वो लेस है टॉप एलिमेंट से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपन समझते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अपन वापस से अब अपन करते हैं और अपन करेंगे अब वैल्यू कॉमा इंडेक्स को स्टोर। ठीक है, वैल्यू और इंडेक्स को अपन स्टोर करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ना -1 कॉमा -1 को तो अपन ने कर दिया स्टोर, -1 को अपन ने अपने स्टैक में कर दिया स्टोर। उसके अंदर अपन को जिससे 11 मिला तो अपन ने क्या किया, 11 के अंदर तो अपन ने -1 डाल दिया और अपन ने क्या किया 11 कॉमा 0 को अपन ने कर दिया अपने स्टैक में स्टोर। ठीक है, सिमिलरली अपन ने अपने 81 कॉमा 1 को कर दिया स्टोर, 94 कॉमा 2 को कर दिया स्टोर, 94 कॉमा 2 को कर दिया स्टोर। अब जैसे ही मेरे पास आया एलिमेंट नंबर 43, ये कौन सा है, ये अपना है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है। ठीक है, अब अपन को एक चीज सिंपली दिख रही है जब अपन इस लूप के अंदर जा रहे हैं, इस वाइल लूप के अंदर जा रहे हैं, कि जब भी मैं कर रहा हूँ पॉप, है ना, मैं को क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसको पॉप करना है क्योंकि करंट एलिमेंट छोटा आ गया है। तो जब भी मैं कर रहा हूँ पॉप, उसका मतलब ये है कि करंट एलिमेंट छोटा है, करंट एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब है कि 94 से जस्ट छोटा एलिमेंट मुझे मिलेगा 43, है ना, और उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जब भी पॉप कर रहा हूँ, जब भी पॉप कर रहा हूँ तो मैं 94 के नीचे 3 स्टोर कर सकता हूँ, है ना। तो लेट्स से कि अगर मैंने काम किया होता यहाँ पे, है ना, अगर मैंने एक और वेक्टर बनाया होता, वेक्टर ऑफ इंट आफ्टर, है ना, कि मेरे जस्ट बाद में मुझे जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है, और इसको मैंने साइज दिया होता n, तो मैं यहाँ पे पॉप करने से जस्ट पहले एक और चीज़ कर सकता था कि ना ये जो है, ये जो अपने स्टैक में भी टॉप पे है ना, जो स्टैक में टॉप पे है, लेट्स से उसको अपन लिखते आफ्टर, है ना, आफ्टर के अंदर s डॉट टॉप डॉट सेकेंड, है ना, s डॉट टॉप डॉट सेकेंड। तो टॉप डॉट सेकेंड से क्या होता है, अपन को इसका मिल गया इंडेक्स, इस इंडेक्स पे अपन को क्या स्टोर करना है, करंट एलिमेंट का इंडेक्स, इस इंडेक्स पे अपन को स्टोर करना है i को। ठीक है, इस इंडेक्स पे अपन को स्टोर करना है i को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा i यहाँ पे था, मैंने 3 को स्टोर कर दिया है कि मुझसे जस्ट छोटा एलिमेंट जो मेरे बाद में आएगा वो होगा 3। ठीक है, ये चीज़ तो अपन ने इसके थ्रू कर दी है स्टोर, सिंपल एज दैट। चलो ये चीज़ हो गई, ये कर दिया पॉप। अब सिमिलरली 81 कॉमा 1, इसका मतलब है कि 81 से छोटा एलिमेंट जो मुझे आगे मिलेगा वो 43 है।
तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया है स्टोर 3, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कर दिया है स्टोर 3। ऑल राइट, अब एक क्या आ गया 11,0 है ना। 11,0 तो छोटा होता है, तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसको पॉप नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, सिंपली 43,3 को कर दिया स्टोर। अब इसके बाद में जैसे ही मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ, है ना, जैसे ही मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ, मुझे मिलता है 4th इंडेक्स पे वैल्यू 3। तो मैंने इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, और मैंने यहाँ पे स्टोर किया 4, कि इसके बाद में जो जस्ट छोटा एलिमेंट है वो है 4th इंडेक्स पे। सिमिलरली जब मैं इसको पॉप करूंगा, मैं स्टोर करूंगा 4। तो आप देख रहे हो मैं इन 3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैक में मैं इन दोनों को पहले ही पॉप कर चुका हूँ, और ना मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 94 से छोटा एलिमेंट जो जस्ट इसके बाद में आएगा वो है 43। 81 से छोटा एलिमेंट जो जस्ट 81 के बाद में आएगा वो है 43, जो कि है इंडेक्स नंबर 3 पे। दैट्स वाई ये दोनों पहले ही पॉप हो गए थे, और वो चीज़ एब्सोल्युटली फाइन है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इसके तो पॉप हो नहीं सकता। तो एट द एंड अपन को एक और चीज़ मिल गई है, कि बाद में जो छोटे एलिमेंट है वो भी मिल गए हैं, बट एक चीज़ मिसिंग है अभी भी। ये 3 के नीचे अपन ने कुछ भी स्टोर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए स्टोर n, और इस केस में n है 5, है ना, कि ना या 5th एलिमेंट अगर मैं लेता तो 5 - 4 जब मैं करता तो मुझे मिलती साइज 1, मतलब कि 3 के जस्ट बाद में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं खुद को ही साइज लेता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना आफ्टर के केस में अपन यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू n ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, है ना, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तब उसमें दिक्कत आएगी। दैट्स वाई आफ्टर के केस में अपन इस वैल्यू को ले लेते हैं n, ठीक है। ये बात तो हो गई खत्म। ऑल्सो अपन को आई गेस एक और चीज़ देख के रखिए कि आंसर इसमें काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो अपन को क्या लेना है, मॉड्यूलो ऑफ 10⁻9 + 7, ठीक है। ओके, ये चीज़ तो हो गई। अब अपन एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, फॉर ऑटो आई इन आफ्टर, अपन आफ्टर वाले भी टेस्ट कर लेते हैं, सी आउट आई स्पेस, और इसके ऊपर अपन कर देते हैं सी आउट एंडल, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो 3 के बाद में जो छोटा एलिमेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट इंडेक्स में, एकदम सही है। 1 के बाद में जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा वो आएगा ही नहीं, तो इसलिए अपन ने 4th इंडेक्स स्टोर करके रखा है। सिमिलरली 2 के लिए भी 4th, और 4 के लिए भी 4th इंडेक्स स्टोर करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th के बाद में जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा वो है 3, वो है 4th इंडेक्स पे। 81 के जस्ट बाद में जो छोटा एलिमेंट आएगा वो है 43, जो कि है 3rd इंडेक्स पे। 94 के बाद में भी 3rd इंडेक्स पे, 43 के बाद में 4th इंडेक्स पे जो कि है 3, और 3 का 5th इंडेक्स पे। तो अपन क्रॉस चेक भी करें तो 4 3 3 4, है ना, 4 3 3 4, और ये डिफॉल्ट वैल्यू 5, एकदम सही है ये दोनों की दोनों चीज़ें। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है अपना आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इन दोनों को कर देते हैं कमेंट। अपन ले लेते हैं एक लॉन्ग आंसर ले लेते हैं, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी अपन को मॉड्यूलो की प्रॉब्लम है ना, अपना आंसर काफ़ी बड़ा आ सकता है, दैट्स वाई लॉन्ग ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अपन एक लूप चला देंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन n प्लस प्लस आई, और हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए अपन को एक काम करना है, अपन को अपने आंसर के अंदर प्लस करना है। तो इसको ले लेते हैं लॉन्ग प्लस, क्या करना है अपन को, एब्सोल्यूट ऑफ, है ना, अपन को इंडेक्सेस माइनस करना है। तो लेट्स से बिफोर के ith में जो इंडेक्स है वो, माइनस जो मेरा करंट इंडेक्स है वो, माइनस मेरा करंट इंडेक्स है वो, ये टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ आफ्टर के अंदर जो आए है वो, है ना, माइनस करंट इंडेक्स है वो। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अपन देखें तो -1 को -1 - 0 किया अपन ने, फॉर एग्जाम्पल 0 - 1 किया, 1 - 2 किया, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन लेंथ निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये अपन ने क्या किया है, अपन ने बिफोर से लेंथ निकाली, फिर अपन ने आफ्टर से लेंथ निकाली, और अब अपन को अपने आंसर में इनको क्या करना है, ये करंट पे जो मेरी वैल्यू थी वो उतना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैंने टाइम्स वो कर दिया है। तो करंट में मेरी वैल्यू कितनी है, ARR ऑफ आई, ये काम मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मॉड्यूलर भी निकालना है। तो ये करते से ही यहाँ पे इन सबको ले लेते हैं अपन एक ब्रैकेट में, है ना, और इसके बाद में निकाल लेते हैं मॉड्यूलो इस पूरी चीज़ का, ठीक है। इस पूरी चीज़ का मॉड्यूलो निकाल लेते हैं अपन, एक मॉड्यूलो भी बना लेते हैं, लॉन्ग या लेट्स से कि इंट मॉड इक्वल्स टू पावर ऑफ 10,9 + 7, सिंपल एज दैट। पावर 10⁻9 10⁻7, हाँ 10⁻9 + 7 अपन ने निकाल लिया है मॉड के अंदर।
यहाँ पे मैंने मॉड्यूलो भी ले लिया है। अब आई गेस अगर अपन सिर्फ रिटर्न आंसर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी। और एक्सेप्टेड है। अभी भी एक एरर आ सकती है, वो है कि अपन ने अगर मॉड ढंग से नहीं लिया है, अपन ने लॉन्ग लॉन्ग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है, तो अपना एरर आ सकता है। लेट्स सबमिट इट। तो रॉन्ग आंसर आ गया है, बेसिकली ये नेगेटिव आ गया है। तो इट मीन्स कि ना अपन ने मॉड एक सही तरीके से नहीं लिया है, अपन ने ये वैल्यू इंटीजर ओवरफ्लो हो गई और अपन ने अच्छे से काम नहीं किया है। तो और इट तो बेसिकली ना इसको मैंने अच्छे से कन्वर्ट कर दिया है। आखिर में बस अपन को आंसर परसेंटेज मॉड और लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ये लॉन्ग लॉन्ग्स भी रिमूव कर दूँ तो आई गेस स्टिल इट विल वर्क। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो आई गेस स्टिल इट विल वर्क। लेट्स जस्ट ट्राई, लेट्स जस्ट रन इट अगेन। बस मैंने इस पूरे को लॉन्ग लॉन्ग बनाया कि ये मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा ये काफ़ी बड़ा नंबर आ सकता है, तो इसको लॉन्ग लॉन्ग में ही तुम्हें स्टोर करूँ, है ना। अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं है तो आई गेस अब विजिबल होगा। ठीक है, ये काम करा है मैंने। आखिरी में एक और बार क्रॉस चेक करने के लिए आंसर परसेंटेज मॉड किया। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो एरर आएगी, डेफिनेटली एरर आएगी, है ना, रॉन्ग आंसर अपना आएगा। तो आता ही होगा, देखो रॉन्ग आंसर आ रहा है अपना। दैट्स वाई अपन ने एक और बार आंसर परसेंटेज मॉड लगा दिया है ताकि अपन उस एरर से बच सके, है ना। आंसर इज़ वेरी लॉन्ग तो अपना इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस मॉड ऑपरेशन। अब अपन करते हैं इसको सबमिट एंड दिस इज एब्सोल्युटली आवर आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आई होप यू हैव यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, मोनोटोनिक स्टैक से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो लाइक कर लो आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन।